तो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बता चुका था कि मैं जल्द ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, मैं उसको स्टार्ट करूंगा। और जब आप इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको इस बात का रियलाइज़ होगा कि साइंस टेक होता क्या है। आपको इससे प्यार हो जाएगा। आप बस लेक्चर में बने रहिए और बस इसको समझने की कोशिश करें। बस इसको जब आप देखिएगा तो आप खुद फील कीजिएगा। मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि साइंस टेक होता क्या है, मैं इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप जब एग्ज़ाम में जब साइंस टेक का क्वेश्चन देखेंगे, जब आप जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 को जब आप पेपर सॉल्व करेंगे मेंस के पेपर में, तो सबसे पहले साइंस टेक को ही खोजेंगे, क्योंकि आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस जग जाएगा, चाहे टर्म को लेकर या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, कि आप क्वेश्चन को ढूंढ कर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप लोग को लिखने की शैली खुद ब खुद आपको पकड़ लीजिएगा। जब तक दिमाग में आप कंटेंट को नहीं समझ पाइएगा, उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाइएगा, तो आप लिख नहीं सकते। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आज मैं इतना आसान बनाने वाला हूँ आपको कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। और आप जब इसको पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, तो आपको मन मस्तिष्क में पूरी तरह क्या हो गया, सिमट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही लिख दिया है कि सरल भाषा में इसकी समझ होगी। कुछ ट्रिक और शॉर्टकट भी आपको दिए जाएंगे ताकि आपको कीवर्ड को उसको याद करने में सहूलियत हो। जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक, उन सभी की चर्चा करूंगा। मैं हर एक टॉपिक पर एक वीडियो सेपरेट बनाने की कोशिश करूंगा, जो पीटी और मेंस दोनों के लिए 100% उपयोगी होंगे। मेरा यही टारगेट है कि जो भी आप लेक्चर, चाहे 20 लेक्चर हो या 25 लेक्चर हो, इवन 30 लेक्चर्स भी हो साइंस एंड टेक का, तो आप उसको एकदम आराम से वीडियो को देखकर उसको मन मस्तिष्क में उसको क्या करेंगे, बैठाने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का जो ये मेरा चैनल है, आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेंस और पीटी दोनों के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का लेक्चर क्या है। तो मैं लिख कर सारी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस टेक, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो साइंस टेक है, ये साइंस टेक पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साइंस टेक जो है आपको GS 1 में भी काम आता है, साइंस टेक आपका GS 1 में भी काम आएगा, और साइंस टेक आपका GS 2 में भी काम आएगा। देखा जाए तो साइंस टेक का जो है ये GS 1 GS 2 दोनों में आपको काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइंस टेक क्यों ज़रूरी है, साइंस टेक का क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आज का क्लास इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इन सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाने के पर्पज़ से 10 से 15 मिनट में आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा साइंस टेक को लेकर, ताकि आप इसको लेकर इंटरेस्टेड हो जाएं। क्योंकि जब जिस सब्जेक्ट को या जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आधा काम तो वहीं पर आपका आसान हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि साइंस टेक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। साइंस टेक क्या है, इसको समझने के पहले ही हम समझते हैं कि साइंस टेक पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंस है साइंस टेक का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, और संविधान के मूल्य जो हैं, जो वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, उनको लागू करने में या फिर समता स्थापित करने, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि साइंस टेक क्यों ज़रूरी है, तो संविधान के मूल्यों को, संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के मूल्यों को लागू करने, जो संविधान के मूल्य हैं उनको लागू करने, और साथ ही समता स्थापित करने में, समता स्थापित करने में मैं लिख कर आपको करने की, क्योंकि PDF से मैं पढ़ाना नहीं चाहता। मैं चाहूँ तो अपना PDF तैयार करके आपको उसको अंडरलाइन करके बता दूँ, नहीं। लेकिन ये क्यों नहीं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये BPSC जो मेंस है वो लिखने की शैली पर है। जब मैं लिखूँगा, आप अपने कॉपी पर खुद से लिखेंगे, तो ये लिखने की हैबिट आपको बनेगी। चीज़ों को समझने के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लिखने के भी प्रयास करेंगे। इसलिए मैं खुद लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। संविधान के मूल्यों को लागू करने और समता स्थापित करने में, समता स्थापित करने में क्या है, साइंस टेक बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस टेक का कंट्रीब्यूशन है। संविधान के जो मूल्य हैं उनको लागू करने में और समता स्थापित करने में साइंस टेक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि संविधान के मूल्यों को क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 38 जो है संविधान का, वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। किसकी बात करता है?
तो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य, दैट मीन्स वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो ये वेलफेयर स्टेट मतलब अगर सरकार चाहेगी, अगर राज्य चाहेगी कि सभी लोगों का कल्याण हो, तो कल्याण कब पॉसिबल है? जब सरकार के पास साधन होंगी। तो इसका मतलब ये कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित हो सकता है, ये कल्याणकारी राज्य मतलब ये कल्याण तभी होगा जब संसाधन हो, मतलब जितना ज़्यादा संसाधन उतना लोगों का कल्याण होगा, जितना संसाधन उतना ही लोगों का कल्याण होगा, और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में क्या होगी, सक्षम हो सकेगी। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि भारत के पास जो संसाधन है, भारत के पास जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड सोर्स है। संसाधन क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड कहे तो सीमित है। क्या है? सीमित है। तो जब भारत के पास संसाधन ही कम है तो क्या उस लिमिटेड संसाधन से लोगों के कल्याण किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या निकलेगा? नहीं। तो इसके दो ऑप्शन है। अगर संसाधन कम है, संसाधन क्या है? कम है, और लोगों को क्या करना है? कल्याण करना। संसाधन लिमिटेड है और इसी संसाधन से अगर मान लिया जाए कि कल्याण करना है, हम लोगों को क्या करना है कि एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य अगर स्थापित करना है, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है तो क्या करना होगा? अगर कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है तो इस संसाधन को, ये जो लिमिटेड संसाधन है, इस लिमिटेड संसाधन में दो चीज़ें हो सकती है। या तो तुम संसाधन को बढ़ा दो, अगर संसाधन बढ़ने लायक है तो उसको संसाधन को बढ़ाओ, और अगर संसाधन नहीं बढ़ पा रहा है तो इसका दूसरा काम क्या हो सकता है कि जो भी संसाधन तुम्हारे पास है, जो भी संसाधन सरकार के पास है, जो भी संसाधन भारत के पास है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूज किया जाए। मतलब संसाधन का मैक्सिमम यूज किया जाए, जो संसाधन है उसका मैक्सिमम यूज किया जाए। तो संसाधन बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन जो संसाधन सरकार के पास सीमित जो संसाधन है, लेकिन उसका मैक्सिमम यूज किया जाए, ये किया जा सकता है। ये आसान है, ये आसान नहीं है। संसाधन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। क्योंकि भारत में जो है, भारत में संसाधन की अगर हम चर्चा करते हैं, भारत में संसाधन के रूप में क्या देख सकते हैं हम लोग? संसाधन के रूप में देख सकते हैं कि लैंड, ज़मीन भारत के पास कितनी है? तो ज़मीन सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। लेकिन जनसंख्या भारत की कितनी है? जनसंख्या देखी जाए तो 18% के अप्रोक्स भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के 18% जो है भारत में निवास करती है। लेकिन भूमि भारत के पास कितनी है? तो सिर्फ 2.4% है। अब इतने लोगों के लिए इतनी कम भूमि, क्या कल्याण हो सकती है इतने लोगों का? इतने लोगों का कल्याण की इतनी भूमि में हो सकता है? नहीं। और भूमि को बढ़ाया तो जा नहीं सकता है। तो बस एक ही उपाय बचा है कि इस भूमि का महत्तम संशोधन, मैक्सिमम यूज किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। जैसे यहाँ देख लिया जाए, जो हवा है पर पर्सन भारत में कितना है? 7 लीटर। लेकिन डिमांड कितना है भारत की? ज़रूरत कितनी है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग ज़रूरत कितनी है? तो 18 लीटर पर पर्सन की ज़रूरत है, और है कितना? 7 लीटर। उसी तरह पानी की अगर बात करते हैं, तो जो भारत में जो वाटर रिसोर्स है वो कितना है? 6% रिसोर्सेस है। उसी तरह देखा जाए तो मिनरल्स की बात करते हैं, अगर हम लोग खनिज की बात करते हैं तो खनिज कितने हैं? तो 0.8% खनिज जो है वो भारत में है। तो क्या इतने कम संसाधन में इतनी बड़ी जनसंख्या का, इतनी बड़ी जनसंख्या का ज़रूरत पूरा हो सकता है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन है कि अगर चाहते हैं कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले संसाधन को बढ़ाना होगा। संसाधन अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो इसका दूसरा यूज कि संसाधन का मैक्सिमम यूज किया जाए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि वाटर है, जैसे जल की बात करते हैं, वाटर, जल। भारत को जल कहाँ से प्राप्त होता है? अगर आप देखिएगा, भारत को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत को जल जो है सतही जल, जो सरफेस वाटर होता है, उसके बाद देखा जाए तो ग्राउंड वाटर। ठीक है, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ आपको कि भारत को जो वाटर है, ये वाटर भारत को कहाँ से आता है?
भारत के पास जो जल है, जल संसाधन, भारत के पास जो जल आता है कहाँ से आता है? तो या तो सतही जल, सरफेस वाटर, सतही जल, सरफेस वाटर, सरफेस वाटर। दूसरा होता है आपका भूगर्भ जल, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। और थर्ड है आपका वायुमंडलीय जल, एटमॉस्फेरिक वाटर, वायुमंडलीय जल, एटमॉस्फेरिक वाटर। तो सतही जल की बात देखा जाए कि वाटर सर्विस, ये भारत में जो सतही जल है वो है 690 बिलियन क्यूबिक मीटर, और भूगर्भ जल कितना है? 433 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, भारत के पास ये सतही जल है, इतना भूगर्भ जल है। और वायुमंडलीय जल कितना? वायुमंडलीय जल कितना है? 746 बिलियन क्यूबिक मीटर। लेकिन भारत जो है इसी जल का उपयोग कर पा रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि भारत सिर्फ इसी जल का, एक सतही जल और भूगर्भ जल का ही यूज कर पा रहा है, इसी का यूज कर पा रहा है, वायुमंडलीय जल का यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन वायुमंडल में तो जल है, तो भारत क्या करेगी? इस जल संसाधन, वाटर रिसोर्स को अपनी जनसंख्या के अनुपात में वाटर रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, वाटर रिसोर्स को, जल संसाधन को और बढ़ाने के लिए ये वायुमंडल के जल का यूज करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए, इस वायुमंडलीय जल को यूज करने के लिए साइंस टेक की ज़रूरत पड़ेगी। बिना साइंस टेक का इस एटमॉस्फेरिक वाटर का यूज नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो साइंस टेक का जो टेक्नोलॉजी है वो है एटमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी। एटमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि क्यों टेक्नोलॉजी, साइंस टेक का कहाँ पर क्यों यूज पड़ता है। तो हम लोग देख लिए कि साइंस टेक अगर संविधान के मूल्यों को लागू करने में या फिर समता स्थापित करना है, उन सभीयों में क्या होगा? साइंस टेक का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि साइंस टेक आखिर होता क्या है। तो चलिए साइंस टेक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। साइंस टेक, ये यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि साइंस टेक होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, साइंस टेक में ये दो वर्ड है, एक साइंस हो गया और एक टेक्नोलॉजी हो गया। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीकी। तो विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब होता है वस्तु का ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या हुआ? वस्तु का ज्ञान। तो वस्तु का कौन सा ज्ञान? किसी भी वस्तु का ज्ञान का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु में कई तरह के प्रॉपर्टी छिपे रहते हैं, जैसे कि उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इसका थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये कई तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। वस्तु का ज्ञान का मतलब वस्तु के किस गुण का ज्ञान, वस्तु के जो गुण छिपे होते हैं, वस्तु में जो गुण छिपे होते हैं, वस्तु में जो गुण छिपे होते हैं, कौन कौन से गुण? तो विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल गुण, विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होते हैं, प्रकाशीय गुण, तापीय गुण, ये सब उसके वस्तु में छिपे रहते हैं। तापीय गुण, प्रकाशीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी जो है वस्तु में क्या होते हैं? छिपे होते हैं। तो इन सारे गुणों का, इन सारे प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका ज्ञान कैसे होगा? तो वस्तु का ज्ञान का मतलब होता है कि वस्तु का, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसी भी वस्तु का ज्ञान, तो वस्तु के ज्ञान के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए? वस्तु के ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि उसके ज्ञान के लिए सबसे पहले हम लोग उस वस्तु को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे वस्तु का ज्ञान का मतलब है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ऑब्जर्वेशन तभी कर पाएंगे जब उस वस्तु के बारे में,
ऑब्जर्वेशन तभी होगा, ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, ऑब्जर्वेशन तभी संभव है जब उस वस्तु के बारे में एक क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक रूप से, जब क्रमबद्ध और नॉलेज, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो, क्या हो, पता हो हम लोग को। अगर किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब वस्तु का हम लोग के पास एक क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित ज्ञान हो, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित ज्ञान हो। इसका मतलब विज्ञान का क्या परिभाषा हुआ? विज्ञान का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि वस्तु का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान का परिभाषा अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो विज्ञान वस्तु का, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो ये विज्ञान का हम लोग यहाँ हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब तकनीकी की ओर देखते हैं। तकनीकी क्या होता है? तकनीकी क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये तकनीकी जो है, कलर चेंज कर देता हूँ, तकनीकी जैसे विज्ञान का मानव के लिए जो उपयोग है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो कौशल हैं, जो कला है, उसी को तकनीकी कहा जाता है। विज्ञान का मानव के लिए, जैसे कि कोई भी काम हो रहा है, जैसे विज्ञान है तो इस विज्ञान का क्या मानव के लिए यूज हो रहा है? तो इस विज्ञान का मानव के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की कला है। सुनिश्चित करने की कला ही तकनीकी कहलाती है। तकनीकी कहलाती है। ये विज्ञान का मानव के लिए उपयोग, जिसे हम लोग कहते हैं। और विज्ञान और तकनीकी की बात करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। तो वस्तु का कैसा ज्ञान? तो वस्तु का क्रमबद्ध सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, वस्तु का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन जब यही विज्ञान मानव की ज़रूरतों को पूरा करने लगता है, जब यही विज्ञान मानव की ज़रूरतों को पूरा करने लगता है तो वह विज्ञान तकनीकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्योंकि ये तकनीकी क्या है? तकनीकी और कुछ नहीं, तकनीकी एक तरह की कला है। तकनीकी क्या है? एक तरह की कला है। इसको कला कौशल भी कह सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो किस शब्द से बना है? टेक्नोलॉजी जो है ये आपको टेकी शब्द से बना है। टेक्नोलॉजी आपको किससे? टेक्नी शब्द से बना है। और टेक्नी का मतलब होता है स्किल्स। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है? एक स्किल्स है, कला है। कौन सी कला है? तो विज्ञान का मानव के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की कला। विज्ञान मानव के लिए क्या उपयोगी बन पा रहा है, किस तरह से बन पा रहा है, उसकी कला जो है वही तकनीकी है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, साइंस और टेक ये क्या है? तो साइंस टेक का परिभाषा होगा कि जब विज्ञान मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, जब विज्ञान मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो वह क्या? विज्ञान और तकनीकी कहलाता है। वह विज्ञान व तकनीकी कहलाता है। विज्ञान और तकनीकी कहलाता है। तो हम लोग देख लिए कि साइंस क्या है। यहाँ देखिए कि वस्तु का ज्ञान, वस्तु का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान साइंस कहलाता है। और तकनीकी एक तरह की क्या है? कला है। कैसी कला? तो मानव के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की कला। मानव के लिए विज्ञान किस तरह उपयोगी सिद्ध हो रहा है,
तो उसको उपयोग सुनिश्चित करने की कला ही तकनीकी कहलाती है। और दोनों को जब ऐड कर देंगे साइंस टेक, तो यानी जब विज्ञान मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो वही विज्ञान तकनीकी कहलाता है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है। अर्थात विज्ञान का वह भाग जो तकनीकी में क्या कर रहा है, बढ़त बना रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइंस टेक का हम लोग साइंस देख लिए, टेक देख लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या है पूरा परिभाषा देख लिए। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है हम लोग का बीपीएससी पीटी और मेंस में, पीटी में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो मेंस का जो सिलेबस है बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है उसमें। तो मेंस में हम लोग का जो टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 1 वो रहेगा साइंस टेक पॉलिसी। सबसे पहले इसकी नीति को समझेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी पॉलिसी नीति को समझेंगे, और इस नीति को समझने के बाद फिर कई तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे। टॉपिक 2 में स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, फिर देखेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हर लेक्चर में आपको अलग अलग एक वीडियो आएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आईटी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी के बारे में स्टडी करेंगे, फिर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। नैनो के बाद लेजर और सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सारे से क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, आप जब पीवाईक्यू निकालिएगा तो वहाँ से देखिएगा। लेजर के बाद सुपर कंडक्टर या कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्रायोजेनिक्स के बारे में देखेंगे। देन हम लोग रोबोटिक्स के बारे में देखेंगे। देन एआई और मशीन लर्निंग के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद देखेंगे एनर्जी के सेक्टर में जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। और लास्ट में देखेंगे हम लोग अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हम लोग को 15 चैप्टर है, 15-16 चैप्टर हुए। तो यही हम लोग का क्या है, इसको अच्छा से नोट्स तैयार कीजिएगा आप लोग। मैं 15 लेक्चर कोशिश करूँगा कि हर एक लेक्चर में एक चैप्टर को, टॉपिक को ख़त्म करने का, और बहुत ही डीपली, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, जो आपको डायरेक्ट दिमाग में सेट करेगा उस चीज़ को। तो ये पहला जो टॉपिक है हम लोग का, टॉपिक नंबर 1 साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इसको स्टार्ट करता हूँ मैं आज, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक 1 क्या है? टॉपिक नंबर 1 है साइंस टेक पॉलिसी, साइंस टेक पॉलिसी इन इंडिया। भारत में, मैं हिंदी भी साथ में लिखते चला जा रहा हूँ। भारत में विज्ञान एवं तकनीकी की क्या नीति रही है? विज्ञान तकनीकी की नीति,
भारत में विज्ञान तकनीकी की नीति, ये है हम लोग का टॉपिक 1, साइंस टेक पॉलिसी इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस टेक पॉलिसी कितने टाइप्स के होते हैं। यानी कि जो साइंस टेक पॉलिसी है, साइंस टेक पॉलिसी जो है वो भारत में कितनी बनाई गई, तो ये 5 साइंस टेक पॉलिसी कितनी है, 5। सबसे पहले बनाई गई साइंस पॉलिसी, विज्ञान नीति कब बनाई गई थी, तो 1958 में, 1958 में सबसे पहले साइंस पॉलिसी बनाई गई। उसके बाद बनाई गई टेक्नोलॉजी पॉलिसी, टेक पॉलिसी 1983 में। देन उसके बाद बनाई गई थर्ड पॉलिसी साइंस एंड टेक पॉलिसी, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। ये बनाई गई कब, 2003 में। नेक्स्ट चौथा जो है वो आपका है साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये बनाई गई आपको 2013 में। इसको SIT पॉलिसी भी कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको क्या कहा जाता है, या SIT पॉलिसी, साइंस टेक एंड इनोवेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट जो 5वां है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट पॉलिसी था, ये सेकेंड पॉलिसी, ये थर्ड पॉलिसी, ये फोर्थ पॉलिसी, ये 5th पॉलिसी। 5वां पॉलिसी हम लोग के नेशनल साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी। बस इसमें नेशनल ऐड हो गया, नेशनल साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, 2020। तो ये जो पॉलिसी है, अब ये हम लोग देखना है कि ये किस प्रधानमंत्री के किस सरकार के कार्यकाल में ये पॉलिसी लाई गई थी। तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो साइंस पॉलिसी थी, ये लाई गई थी आपको जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू। टेक पॉलिसी जो लाई गई, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये इंदिरा गांधी के समय, साइंस एंड टेक पॉलिसी लाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी। साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, SIT पॉलिसी जो लाई गई थी मनमोहन सिंह के टाइम में। एंड द लास्ट वन नेशनल साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, ये मोदी सरकार की देन है। तो ये कुछ पॉलिसी भारत में साइंस टेक को लेकर स्थापित की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉलिसी है क्या, फर्स्ट है हम लोग का साइंस पॉलिसी 1958। इस पॉलिसी के तहत क्या किया गया, तो देखिए, अभी मैंने देखा यहाँ पर कि साइंस टेक को लेकर भारत में 5 तरह की नीतियाँ बनाई गई। पहला विज्ञान नीति, साइंस पॉलिसी, दूसरा टेक पॉलिसी, थर्ड में साइंस एंड टेक पॉलिसी, फोर्थ में SIT साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, एंड द 5th वन इज नेशनल साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी। और किस सरकार के कार्यकाल में लागू ये नीति बनी, वो भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब जो पहला नीति है साइंस पॉलिसी, यह भारत की पहली विज्ञान एवं तकनीकी की नीति रही है। यह भारत की पहली विज्ञान तकनीकी नीति, भारत की पहली साइंस पॉलिसी जो थी, भारत की पहली विज्ञान तकनीकी नीति, विज्ञान और तकनीकी की नीति रही है, भारत की पहली। अच्छा, ये इस नीति के तहत क्या किया गया, इस नीति के तहत जितने भी विज्ञान के लिए आधारभूत संरचना थे, जो भी आधारभूत विकास पर ध्यान दिया गया।
इसके तहत क्या किया गया, विज्ञान के लिए जो भी आधारभूत संस्था थी उन पर फोकस किया गया और उनका क्या किया गया, निर्माण किया गया। जैसे यहाँ देखा जाए विज्ञान के जो भी आधारभूत विकास थे, विज्ञान के आधारभूत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए। इसमें कार्यक्रम बनाए गए, आधारभूत विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए। आधारभूत विकास जैसे कि आधारभूत विकास का मतलब क्या हुआ, जैसे विज्ञान के लिए संस्थाएं बनाई गई, विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई, विज्ञान के लिए शोध संस्थान बनाई गई। जैसे विज्ञान के लिए क्या बनाई गई, संस्था बनाई गई। विज्ञान के लिए क्या बनाई गई, प्रयोगशालाएं बनाई गई, प्रयोगशालाएं बनाई गई। विज्ञान के लिए क्या बनाई गई, शोध संस्थान बनाई गई। ये सब आधारभूत विकास किया गया। इस पहली नीति के तहत विज्ञान के लिए जो भी आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको खड़ा किया गया, उसको विकास के लिए क्या किया गया, विकास किया गया, उसको तैयार किया गया। अब संस्था में जैसे हम लोग देखते हैं क्या क्या, तो इस आधारभूत इस संस्था के तहत हम लोग देखेंगे कि आईआईटी की स्थापना की गई, आईआईटी की स्थापना की गई, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम की स्थापना किए गए, डिफेंस के लिए डीआरडीओ की स्थापना की गई, स्पेस के लिए इसरो की स्थापना की गई। इस नीति के तहत ये सब संस्था की स्थापना की गई थी। जैसे आईआईटी की स्थापना 1951 में की गई थी, आईआईएम की स्थापना 1961 में की गई थी, डीआरडीओ के 1958 में और इसरो का 1969 में। उसी तरह देखा जाए कि शोध संस्थान के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित किए गए, जैसे CSIR, ये कब स्थापित किए गए थे, 1942 में। ठीक है, मतलब कि इस नीति के तहत क्या किया गया, इस नीति के तहत सिर्फ इतना काम किया गया कि जो भी विज्ञान के क्षेत्र में जो भी शोध और अनुसंधान थे उसको प्राथमिक स्तर पर क्या किया गया, खड़ा किया गया। मतलब शोध और अनुसंधान के लिए जो संस्थाएं थी उसको खड़ा किए गए। मतलब शोध अनुसंधान रिसर्च के लिए संस्थाएं खड़ी की गई, के लिए संस्थाएं खड़ी की गई। ये पहली नीति में आधारभूत ढांचा का विकास किया गया, आधारभूत विकास किया गया। दूसरा चलते हैं हम लोग, दूसरा पॉलिसी क्या था, टेक्नोलॉजी पॉलिसी। यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला साइंस पॉलिसी, दूसरा टेक पॉलिसी। ये कब लाया था, यह नीति कब लाई गई थी, 1983 में। किसके टाइम में, इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में, 1983 में। तो पहली नीति के तहत तो आधारभूत विकास किया गया, जैसे कि संस्था का विकास, प्रयोगशाला का विकास, शोध संस्थान का विकास। लेकिन जब टेक पॉलिसी लाई गई 1983 में, तो ये भारत सरकार की विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दूसरी नीति थी। विज्ञान और तकनीकी की यह दूसरी नीति थी। यह विज्ञान तकनीकी की दूसरी नीति, विज्ञान तकनीकी की भारत में दूसरी नीति, भारत में दूसरी नीति थी। अब इस नीति के तहत क्या किया गया, इस नीति के तहत जो भी विज्ञान है उसको आम आदमी से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें क्या किया कि तकनीकी को, क्योंकि तकनीकी पर फोकस किया गया था ना, क्योंकि यहाँ देखिए टेक पॉलिसी है, तो तकनीकी को आम आदमी के साथ जोड़ने, आम आदमी के साथ जोड़ने पर फोकस किया गया, जोड़ने पर फोकस किया गया। अब आम आदमी के साथ कैसे तकनीकी जुड़ी, तो इसके लिए क्या किया सरकार, इसके लिए सरकार क्या की, तो कंप्यूटर का विकास हुआ 1985, टेलीफोन, पीसीओ, टेलीफोन 1988, मोबाइल 1995, इंटरनेट 1995। इन सब की शुरुआत की ताकि आम आदमी को तकनीकी के साथ जोड़ा जाए। ये आपकी दूसरी नीति थी। और तीसरी नीति क्या रही, थर्ड पॉलिसी क्या है भारत सरकार की,
विज्ञान व तकनीकी, साइंस एंड टेक पॉलिसी, विज्ञान तकनीकी साइंस टेक पॉलिसी 2003। अब इस पॉलिसी के तहत क्या किया गया? पहली पॉलिसी के तहत हम लोग देखें क्या कि पहली पॉलिसी के तहत आधारभूत विकास किया गया। दूसरी पॉलिसी के तहत कि तकनीकी को आम आदमी के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया, उस पर जोड़ने का जो लक्ष्य है भारत सरकार को, उस पर फोकस किया गया। लेकिन तीसरी जो नीति लाई गई, यह भारत सरकार की साइंस एंड टेक की तीसरी नीति थी। साइंस टेक की भारत तीसरी नीति किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा साइंस टेक की तीसरी नीति थी। अब इस नीति के तहत क्या किया गया? इसके तहत नागरिकों को हर ज़रूरत के लिए विज्ञान का विकास करके, अब नागरिकों की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसमें तो आम आदमी के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ सके, चाहे वह टेलीफोन के माध्यम से हो या फिर मोबाइल के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो। आम आदमी को जोड़ने का इसमें क्या किया गया? जोड़ने पर फोकस किया गया। जब आम आदमी एक दूसरे से जोड़ गई तो उसके बाद आदमी की ज़रूरतों पर ध्यान दिया गया और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये नीति लाई गई थी। तो इसके माध्यम से क्या किया गया? यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इसके माध्यम से नागरिकों की हर ज़रूरत, यहाँ नागरिकों को तकनीकी से जोड़ने पर ध्यान दिया गया था। और फर्स्ट में क्या था हम लोग को कि आधारभूत विकास पर ध्यान दिया गया था। तीनों को बस कीवर्ड में आप पकड़ते चले जाएंगे ताकि लिखने में बहुत ही आसानी हुई। आप एक बार देखने के बाद मैं ये गारंटी इस बात का देता हूँ कि आप आराम से 2 पेज इसको लिख सकते हैं इस पॉलिसी पर, क्योंकि आपको कीवर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉलिसी में क्या हुआ, सेकंड पॉलिसी में क्या हुआ, उसका एग्जाम्पल, थर्ड पॉलिसी में क्या हुआ, उसका एग्जाम्पल दूंगा। तो थर्ड पॉलिसी जो थी विज्ञान एंड तकनीकी की पॉलिसी, इसके माध्यम से नागरिकों की जो भी ज़रूरत थी उस ज़रूरत के लिए, नागरिकों की हर ज़रूरत के लिए विज्ञान का विकास करके, हर ज़रूरत के लिए विज्ञान का विकास कर उसे तकनीकी में बदलने का प्रयास किया गया। उसे तकनीकी में बदलने का प्रयास किया गया। मतलब इसमें क्या किया? नागरिकों की हर ज़रूरत को ध्यान में रखकर विज्ञान का विकास कर उसको उस तकनीकी में बदलने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। और इसीलिए इसी नीति के तहत ये नारा भी दिया गया। कौन सा नारा दिया गया? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा दिया गया। और इसी नीति के माध्यम से क्या किया गया? इसके माध्यम से, इस नीति के माध्यम से या इस नीति के अंतर्गत ही हम यूँ कहें कि इस नीति के ही अंतर्गत ई गवर्नेंस लाया गया 2006 में। उसके बाद ई कॉमर्स, ये भी 2006 में। और फिर सोशल नेटवर्किंग साइट का विकास किया गया। अब ई कॉमर्स में देखा जाए तो ई कॉमर्स में सरकार ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किया?
ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, जोमेटो इत्यादि की क्या की व्यवस्था की। फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, पेटीएम इत्यादि की व्यवस्था हुई। और ई कॉमर्स के तहत सरकार ने क्या किया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 लाया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 सरकार द्वारा लाई गई। और सोशल नेटवर्किंग साइट में कई तरह के ऐप जैसे कि फेसबुक 2004 में, व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि क्या किया गया, यूट्यूब, व्हाट्सएप इत्यादि का विकास शुरू हुआ। तो ये थर्ड पॉलिसी था हम लोग का। नेक्स्ट है फोर्थ पॉलिसी, SIT पॉलिसी। फोर्थ क्या है हम लोग का, SIT पॉलिसी 2013 मनमोहन सिंह के सरकार में लाया गया था। अभी SIT पॉलिसी में इनोवेशन पर विचार किया गया, मतलब इसमें साइंस टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार पर भी क्या किया गया, ध्यान दिया गया। अब इसमें नवाचार को महत्व दिया गया। तो यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले कि यह भारत में विज्ञान तकनीकी की किमी नीति थी। यह भारत में विज्ञान तकनीकी की चौथी नीति थी। चौथी नीति है या चौथी नीति थी, यह चौथी अभी भी नीति ये तो है ही, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये चौथी नीति है। अब इस नीति के तहत क्या किया गया कि इस नीति में क्या कि विज्ञान तकनीकी के साथ साथ विज्ञान पर तो ध्यान दिया ही जा रहा था, तकनीकी पर तो ध्यान दिया ही दिया गया। अब विज्ञान तकनीकी के साथ साथ नवाचारों को बढ़ाने का भी, नवाचार इनोवेशन, नवाचार मतलब इनोवेशन, नवाचारों को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया। बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। और इसी नवाचार इनोवेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, इसमें क्या किया गया, साथ साथ नवाचारों को, इनोवेशन को बढ़ाने पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। और इसी के तहत अटल इनोवेशन मिशन एवं सेतु कार्यक्रम शुरू किए गए। सेतु कार्यक्रम शुरू किए गए। अब इस नीति के अंतर्गत क्या क्या किया, अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या क्या किया गया, जैसे कि डिजिटल इंडिया लाया गया। डिजिटल इंडिया में 2014 भारत नेट स्कीम 2015 और स्टार्टअप इंडिया 2016, स्टार्टअप इंडिया 2016 जैसी योजनाएं शुरू की गई। इस तरह की योजना क्या की गई, शुरू की गई, योजना शुरू की गई। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया कि महिलाओं की भूमिका विज्ञान एवं तकनीकी में बढ़े, इसके लिए भी पहल की गई। महिलाओं की भूमिका भी विज्ञान तकनीकी में, महिलाओं की भी भूमिका विज्ञान एवं तकनीकी में बढ़े, इसके लिए एक पहल शुरू की गई।
अब उस पहल का नाम क्या है? ये जो पहल है वह STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाने लगा इत्यादि के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाने लगा। और इसी का ही रिजल्ट यह है, जब महिलाओं को साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जब उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया नीति के तहत, तो इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि 2013 में जो मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि 2013 में जो मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को जो लॉन्च किया गया था, इसमें एक महिला, उनका नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक महिला वैज्ञानिक है, उनका नाम है रितु करिधल, जिनको रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। रितु करिधल जिन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है, रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किए मंगलयान मिशन के तहत। तो ये सब क्या है? ये सब नीति का ही तो देन है ना। जो भी सरकार नीति बना रही है उसके तहत ये रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब लास्ट है हम लोग का 5th नंबर का, नेशनल साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, ये 2020 में लाई गई थी। अब इस नीति के तहत क्या किया गया? यह भारत सरकार की विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अंतिम नीति है, 5वीं नीति थी, जो मोदी सरकार के टाइम में लाई गई। कब लाई गई? कोरोना वायरस के टाइम में। यह नीति भारत सरकार द्वारा कब लाई गई थी? तो कोरोना के टाइम में लाई गई थी। 2020 में कोरोना काल में लाई गई 5वीं विज्ञान एवं तकनीकी की नीति रही है। विज्ञान एवं तकनीकी की नीति है। अब कोरोना के टाइम में क्यों लाई गई थी? क्योंकि इसमें कहा गया था, क्योंकि कोरोना जब आई थी तो उसमें एक बहुआयामी समस्या देखने को मिली थी। इसमें कहा गया है कि समस्याएं बहुआयामी होती है, इसलिए समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि समस्याएं तो बहुआयामी हैं, समस्याएं जो है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, कहीं से भी आ जाती है, बहुआयामी होती हैं, इसलिए समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। इसलिए समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। और इसी के तहत सरकार क्या कर रही है? और इसी नीति के तहत देखा जाए इसके अंतर्गत क्या किया गया कि सरकार 4 ट्रैक के आधार पर, कितने ट्रैक? 4 ट्रैक, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ट्रैक 4, इन 4
ट्रैक के आधार पर, इन 4 ट्रैक के आधार पर तकनीकी की नीति बनाई गई। इस नीति में इसके आधार पर तकनीकी की नीति बनाई गई। जैसे ट्रैक 1 में क्या था, ट्रैक 1 में क्या बोला गया, ट्रैक 1 में बोला गया कि सबसे पहले कि जनता की क्या ज़रूरतें हैं, उसके लिए जनता से पहले बातचीत की जाए। जनता की ज़रूरतों के लिए, जनता की ज़रूरतों के लिए जनता से बातचीत की जाए, जनता से बातचीत की जाए। सबसे पहले जनता से बातचीत करो कि क्या उसको ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तब उसके लिए विज्ञान क्या करेगी, एक पहल करेगी और उसमें तकनीकी के रूप में वो साइंस टेक अपना कंट्रीब्यूशन देगी। दूसरा ट्रैक में था कि जनता की ज़रूरतों के लिए, जनता की जो ज़रूरत है, पहले ज़रूरत के बारे में पूछ लिया जाए, फिर जनता की ज़रूरतों, जनता की ज़रूरतों को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की जाए, विशेषज्ञों से बातचीत की जाए। ट्रैक 3 में क्या कहा गया कि विशेषज्ञों से विचार करने के बाद, विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श के बाद जो सबसे अच्छा डिसीजन होगा, टॉप मोस्ट डिसीजन लिए जाएं, टॉप मोस्ट डिसीजन लिए जाए। और नेक्स्ट था कि जो टॉप मोस्ट डिसीजन होंगे उनके बेसिस पर, यानी उच्चतर जो विशेषज्ञ की जो नीति होगी, जो उच्चतर विशेषज्ञों के सलाह से नीति बनाई जाए, के सलाह से नीति बनाई जाए। ये पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ कि इस नीति के तहत ही, इस नीति के माध्यम से ही सरकार क्या कर रही है, सरकार 2021 से 2030 को टिकट घोषित कर दी है। टिकट का मतलब होता है कि यह दशक टेक्नोलॉजी का दशक कहलाएगा। यह जो दशक है, यह जो 10 साल जो होगा वो टेक्नोलॉजी का दशक होगा, टेक्नोलॉजी का दशक होगा। इसी नीति के तहत ये बोला गया है। तो चलिए, ये हम लोग का आज चैप्टर 1 जो टॉपिक 1 था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद पड़े। और अभी तो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो कुछ नीतियां हैं, शायद आपको कुछ बोर करे, क्योंकि नीति को पढ़ना ज़रूरी था कि फर्स्ट पॉलिसी जो लाई गई थी उसके तहत क्या प्रयास किए गए, सेकंड पॉलिसी के तहत क्या प्रयास किए गए, थर्ड पॉलिसी के तहत क्या प्रयास किए गए, फोर्थ के तहत क्या प्रयास किए गए, फिफ्थ पॉलिसी के तहत क्या प्रयास किए गए, इस समय किसकी सरकारें थीं, ये कब पॉलिसी लाई गई, ये आपको पीटी में भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अगर इस तरह की भारत में साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में अगर मेंस में लिखने के लिए आए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कीवर्ड के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ कि साइंस पॉलिसी में क्या प्रावधान था, टेक पॉलिसी के तहत क्या प्रावधान किए गए, साइंस टेक पॉलिसी के तहत क्या किए गए, साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत क्या किए गए, और नेशनल साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत क्या किए गए। और ये जो है हम लोग का आज फर्स्ट साइंस टेक का जो फर्स्ट टॉपिक है, ये साइंस टेक पॉलिसी, ये मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप लोग देखिएगा धीरे धीरे मात्र 15 से 16 दिन में साइंस टेक में आप मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसको इतना डीपली बताने जा रहा हूँ कि जब मैं स्पेस टेक बताऊंगा तो आपको स्पेस से प्यार हो जाएगा। मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ, जब मैं स्पेस टेक जो कल का लेक्चर मैं अपलोड करूँगा तो आपको स्पेस से प्यार हो जाएगा, और ये आप कल ही कमेंट में बताइएगा आप, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं,
तो ये साइंस टेक का बेसिक पार्ट मैं आज पूरा कवर कर दिया और एक चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये पीटी और मेंस दोनों में आप लोगों को क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।